नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेसन 4 अध्याय 4 आर्थिक नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग, किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है अपने आर्थिक का, पैसे का। तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय है कि राज्यों के अधिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा एवं सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन है। क्या है? आर्थिक नियोजन है। अब देखिए, आर्थिक अर्थशास्त्री जो हैं, कई बार पूछा जा चुका है, गुन्नार मेडल के अनुसार आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की रीति नीति से संबंधित वह कार्यक्रम है जिसमें बाजार शक्तियों के क्रियाकलापों में राज्य के हस्तक्षेप की प्रणाली सामाजिक प्रक्रिया के उत्पादन हेतु लागू किया जाता है। या किसी ने कहा था अर्थशास्त्री गुन्नार मेडल। कई बार पूछा गुन्नार मेडल कौन है? तो अर्थशास्त्री हैं। वर्ष 1930 की वैश्विक महामंदी के पश्चात आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। महामंदी ने पूंजीवाद की कमियों को उजागर कर दिया, क्योंकि पूंजीवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी, आय की असमानता और इससे सामाजिक माध्यमों के प्रति घोर उपेक्षा की स्थिति को जन्म दिया। इन सभी कारकों ने अर्थशास्त्रियों को इसका विकल्प खोजने के लिए बाध्य किया। अब देखिए, सोवियत संघ यूएसएसआर ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन नेशनल प्लानिंग का विचार रखा तथा इसे अपनाया। लंबी चर्चा एवं विमर्श के बाद सोवियत योजना 1928 में 5 वर्षों के लिए आरंभ की गई। 5 वर्षों के लिए आरंभ की गई। अब देखिए, भारतीय संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची और की समवर्ती सूची में किया गया है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है। भारतीय संविधान आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख किसमें किया गया था? 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में किया गया है। जो दोस्त सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हैं उनको लाइन बाय लाइन देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यह अच्छा लग रहा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। नियोजन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना, बेरोजगारी को दूर करना। अब देखिए, निर्धरता चक्र क्या है? पॉवर्टी साइकिल को समाप्त करना, आधारभूत संरचना का समुचित विकास करना, कृषि उद्योगों का समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, निवेश एवं पूंजी को बढ़ावा देना, निवेश एवं पूंजी को बढ़ावा देना। अब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम परिवर्तन कर नीति आयोग कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि योजना आयोग का नाम कब से नीति आयोग रखा गया। तो यह 1 जनवरी 2015 से। नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एक राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर। तो अब इसमें देखिए, आदेशात्मक नियोजन इम्प्रेसिव प्लानिंग। आदेशात्मक नियोजन की केंद्रीकृत व्यवस्था, इसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इस नियोजन में केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। क्या करती है? सुनिश्चित करती है। और इस मॉडल में निर्णय की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, अब ये जो बना है चार्ट, इसको जरूर ध्यान देखना। देखिए, नियोजन के प्रकार, तो राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर, तो देखिए इसमें आदेशात्मक और निर्देशात्मक प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। अवधि के आधार पर इसमें देखिए दीर्घकालिक नियोजन, अनवरत योजना और अल्पकालिक नियोजन। और क्षेत्र के आधार पर है राष्ट्रीय नियोजन एवं क्षेत्रीय नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन एवं क्षेत्रीय नियोजन। तो दोस्तों देखिए, आपको जो भी चीज़ देखना है टॉपिक वाइज देखना है, और अधिकतर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे निर्देशात्मक नियोजन, डायरेक्शनल प्लानिंग। निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का नियोजन में सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार की नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा इसमें क्रियान्वयन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। देखिए, निर्देशात्मक नियोजन, डायरेक्शन प्लानिंग में निर्देशात्मक नियोजन का एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का नियोजन में सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है और इसमें सरकार की नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा उनके क्रियान्वयन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट प्राप्ति
की रणनीति के आधार पर। इसमें देखिए संरचनात्मक नियोजन, स्ट्रक्चरल प्लानिंग। यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि और संस्थागत व्यवस्थाओं के आमूलचूल परिवर्तन में किया जाए सुधार, तो संरचनात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था का आधारभूत क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसको दोस्तों 2 से 3 बार आपको सुनना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि ये पता भी होना चाहिए क्या चीज़ है। जैसे प्रकार्यात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग। यदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए, तो प्रकार्यात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई थी। ध्यान रखिएगा कि प्रकार्यात्मक फंक्शनल प्लानिंग क्या है। अब देखिए प्रक्रिया के आधार पर इसमें देखिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होगी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग तो केंद्रीकृत नियोजन के समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार नियोजन साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है। इससे ऊपर से नीचे को नियोजन टॉप डाउन प्लानिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप डाउन। कई बार यही पूछ लेगा कि टॉप डाउन प्लानिंग क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, विकेंद्रीकृत नियोजन मतलब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। इस प्रकार के नियोजन में कुछ विशेष निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं तथा समस्त निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तरीय संस्थाओं में होता है। अतः इस प्रकार का नियोजन प्रजातांत्रिक देशों में अपनाया जाता है, जिसे नीचे से ऊपर की ओर नियोजन मतलब बॉटम टॉप प्लानिंग भी कहते हैं। वो देखिए टॉप डाउन प्लानिंग थी, बॉटम अप प्लानिंग है। भारत में 1993 में 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय संस्थाओं में संवैधानिक स्वरूप प्रदान करते हुए विकेंद्रीकृत नियोजन दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न, क्योंकि बुक ही पढ़ रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इसमें यही बताना है आपको कि कहाँ आपको ज़्यादा फोकस देना है। बाकी आप सब बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन मेन है कहाँ फोकस देना है आपको। ये पढ़ते समय हमें पता नहीं चल पाता है, जैसा हमने भी ऑब्जर्व किया है। अब देखिए चौथा है अवधि के आधार पर। तो इसमें देखिए परस्पेक्टिव प्लानिंग में क्या क्या है। दीर्घावधि नियोजन के अंतर्गत लक्ष्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण एक लंबे समय के लिए सामान्यतः 10 वर्ष या उससे अधिक होता है। ध्यान दीजिए 10 वर्ष या उससे अधिक होता है। जैसे विजन 2020 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, इसका दीर्घकालिक लक्ष्य 2070 तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना। सामान्यतः इससे परिप्रेक्ष योजना उद्देश्य कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए रोलिंग प्लान क्या है। क्या चीज़? रोलिंग प्लान मतलब अनवरत योजना। इस योजना के अंतर्गत दीर्घकाल के लिए योजनाओं के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा वार्षिक आधार पर इसका मूल्यांकन करते हुए संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाता है, जिससे निश्चित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। भारत में वर्ष 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अनवरत योजना रोलिंग प्लान शुरू की गई। बजट भी इसमें एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। देखिए याद रखिएगा कब हुआ? 1978 में। किसके द्वारा? जनता पार्टी सरकार के द्वारा। अब देखिए इसमें आ गया नेक्स्ट आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग। सामान्यतः वार्षिक आधार पर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना ही अल्पकालिक योजना कहलाती है। इसकी अवधि 3 या 4 वर्ष तक भी हो सकती है। 5वां देखिए क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पे? क्षेत्र के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन नेशनल प्लानिंग। जब शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% अधिक समृद्धि दर का लक्ष्य रखना, स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन करना आदि। अब देखिए इसमें क्षेत्रीय नियोजन क्या है। क्षेत्रीय नियोजन मतलब रीजनल प्लानिंग। जब किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे प्रायः क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही हिस्सा होता है। जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए विकास परियोजनाओं का निर्धारण करना। अब देखियो इसमें नियोजन के तत्व क्या क्या है। तो नियोजन के तत्व देखिए एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। तो इसमें विश्वसनीय आंकड़ों को उपलब्धता,
आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता और दक्ष प्रशासन की उपलब्धता और व्यापक जन भागीदारी और कुशल संस्थान। अब देखिए भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि तो 1930 के दशक में नियोजन विचार भारत की बौद्धिक तथा राजनीतिक चर्चाओं का स्थान बन चुका है। भारत में नियोजन की अनिवार्यता दर्शाते हुए अनेक प्रस्ताव सामने लाए, परंतु ब्रिटिश सरकार का इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इन प्रस्तावों की उपयोगिता स्वतंत्र भारत में तब सार्थक हुई जब भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया गया, और इन प्रस्तावों का निम्नलिखित उल्लेख है। अब देखिए इसमें ये सब प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जो लड़के सीरियस हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उनको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना। विश्वेश्वरैया योजना प्लान भारत में नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय लोकप्रिय अभियंता एवं मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इस पुस्तक में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंट यही हो गया दोस्तों, याद रख लीजिएगा, कई बार यह बुक पूछी जा चुकी है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया। राज्य नियोजन के विचार वास्तव में लोकतांत्रिक पूंजीवाद, डेमोक्रेटिक कंपनी अमेरिका की तरह ही व्यवहारिक व उपयोगी थे, जिसमें औद्योगिकरण पर बल, कृषि क्षेत्र में श्रम का उद्योगों और संक्रमण, जिसके माध्यम से एक दशक से राष्ट्रीय आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात एन सुब्बा राव और सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, यह बुक देखिए एन सुब्बा राव की है, सम एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग, और डॉक्टर PS लोकनाथ की प्रिंसिपल्स प्लानिंग, और NK सिंह की आर्थिक पुनर्निर्माण। उसके ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से उठा लेता है। अब देखिए देखो इसमें फिक्की का प्रस्ताव है। किसका प्रस्ताव है? फिक्की का। तो वर्ष 1934 में फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना, द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता बताई गई है। फिक्की भारतीय उद्योगपतियों का एक सर्वप्रमुख संगठन है। इसके अध्यक्ष NR सरकार के हस्तक्षेप के बीते युग की सिद्धांत घोषित कर दिया गया और कहा कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। अब देखिए पूंजीपत वर्ग की राय जाहिर करते हुए उन्होंने एक उच्च शक्ति युक्त राष्ट्रीय योजना आयोग से नेशनल प्लानिंग कमीशन की आवश्यकता बताई, जो नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया का समन्वय करे और जिससे देश का अतीत के साथ संरचनात्मक विच्छेद हो और वह अपनी उन्नति और संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके। अब देखिए कांग्रेस योजना क्या है। कांग्रेस योजना, कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस की पहल पर 1938, याद रखिएगा कब? 1938। राष्ट्रीय योजना समिति जो नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस समिति की जिम्मेदारी दी गई कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ठोस नीतियों कार्यक्रम तैयार करे। समिति के कार्य में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत बाधा पहुंची तथा समिति 1948 में रिपोर्ट जारी कर पाई। वर्ष 1944 में 8 अग्रणी उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक विकास की योजना तैयार कर प्रकाशित की, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये जरूर याद रखिएगा। योजना 15 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के व्यय से माध्यम से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का योजना थी। दोगुनी करने की योजना थी कितने दिनों में? 15 वर्षों में। अब बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान नाम प्रसिद्ध योजना में कृषि ने 130, औद्योगिक निर्गत में 500% और सेवा क्षेत्र में 200% वृद्धि की आशा की गई। राष्ट्रीय योजना समिति में गठन के कुछ महत्वपूर्ण प्रगति इस दिशा में हुई जिसने स्वतंत्र भारत में समन्वित नियोजन की नींव रखी। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है। अब देखिए इसमें जो मेन है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। कई बार इसका दोस्तों आप सबको इंग्लिश वाला जरूर याद करना, कई बार हिंदी वाला विशुद्ध साहित्यिक शब्द प्रयोग कर देता है तो यहाँ से दिक्कत होती है, तो इसलिए आप याद रखिएगा पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। देखिए जिस बुक में हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हो, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो बुक अच्छी मानी जाती है। तो इस बुक को आप सब पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो चलो सब्सक्राइब जरूर करिए। जून 1941 भारत सरकार के लोगों की मांग पर एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति का गठन किया गया, जिसे अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन
कि वह विभिन्न योजनाओं पर विचार करना था। अब देखिए, अर्थशास्त्रियों की परामर्शदात्री समिति, कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब रामास्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में 1941 में अर्थशास्त्रियों की यह परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ, जिससे अपेक्षा की गई कि वह 4 युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समितियों के देश के लिए राष्ट्रीय योजना का कार्यान्वित करने के लिए अपने सुझाव देगी। क्या देगी? सुझाव देगी। अब इसमें देखिए जो मेन है क्या है कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सभी संभावित विलंब के पश्चात 1944 में सरकार ने योजना एवं विकास विभाग का गठन वायसराय कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के नेतृत्व में किया, जिससे देश की योजना संबंधित कार्यों का संगठन एवं समन्वय किया जा सके। अर्देशी और दलाल बॉम्बे प्लान के नियंत्रक इसके कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए गए और विशेषज्ञों ने 20 पैनल गठित किए। केंद्रीय विभागों प्रांतों भारतीय समाजशास्त्रियों को औद्योगिकीकरण हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह विभाग 1946 में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इकोनॉमिक्स के। तो जय हिंद, जय भारत।